3000 साल तक जमीन के नीचे दबी एक मम्मी अचानक दुनिया के सामने आ जाती है। लेकिन डराने वाली बात सिर्फ उसकी वापसी नहीं थी, असली खौफ उस राज में छुपा था जो उसके साथ बाहर निकला। ये थी राजकुमारी अमानेट। उस समय राजा की कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए पूरे राज की इकलौती वारिस वही मानी जाती थी। बचपन से ही उसे ताकत, राज और सख्ती का मतलब सिखाया गया था। उसका बस एक ही सपना था, अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठना और हर किसी पर राज करना। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। तभी कहानी अचानक पलट जाती है। उसका पिता, जो बुढ़ापे में भी कमजोर नहीं पड़ा था, एक दासी के साथ छुपकर रिश्ता रखता था। और फिर वही होता है जो अमानेट की पूरी दुनिया तोड़ देता है। जिस वक्त उसे रानी बनने का इंतजार था, उसी वक्त उस दासी ने एक बेटे को जन्म दे दिया। बस यहीं से सब बदल गया। राजा ने अपना पुराना वादा तोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि अब गद्दी का असली वारिस उसका बेटा होगा। ये सुनते ही अमानेट के सारे सपने एक पल में बिखर गए। उसके दिल में गुस्सा भर गया और नफरत आग बनकर भड़क उठी। अब उसे समझ आ चुका था कि ताकत मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। फिर एक काली और डरावनी रात आती है। अमानेट मौत के देवता सेठ को पुकारती है, अपना ही खून चढ़ाती है और अंधेरे की ताकतों से हाथ मिला लेती है। बदले में उसे मिलता है लाल रत्नों वाला एक खंजर, एक ऐसा खंजर जो सिर्फ किसी की जान नहीं लेता था, उसकी रूह तक निगल जाता था। जैसे ही अमानेट ने उस खंजर को हाथ लगाया, उसके पूरे जिस्म में एक ठंडी और डरावनी लहर दौड़ गई। अगले ही पल उसके शरीर पर मौत जैसे काले निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरी ताकत उसकी खाल पर जिंदा होकर रेंग रही हो। उसकी आंखों की चमक भी बदल चुकी थी। अब उनमें इंसानियत नहीं, एक शिकारी जानवर जैसी पीली और खौफनाक चमक थी। उसी पल अमानेट को ऐसी काली शक्ति मिल गई जिससे वह मौत और बीमारियों तक को अपने बस में कर सकती थी। फिर क्या था, इस नई राक्षसी ताकत के सहारे उसने पूरे महल को खून से भर दिया। उसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा और उस छोटे से मासूम भाई को भी मार डाला जो उसके रास्ते में आ गया था। अब बाप और भाई को हटाने के बाद उसके सामने बस एक आखिरी काम बचा था। उस काले समझौते के मुताबिक उसे एक जवान आदमी चुनना था और उसकी छाती में वही रूह निगलने वाला खंजर उतारना था। जैसे ही ऐसा होता, मौत का देवता उसके शरीर में उतर आता। फिर अमानेट उसी के साथ मिलकर ऐसी ताकत हासिल कर लेती जिसके बाद पूरी दुनिया उसके कदमों में होती। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। आखिरी पल में खेल पलट गया। लेकिन अमानेट अपनी ये खौफनाक रस्म पूरी कर पाती उससे पहले ही राजा के वफादार सैनिक वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उस पर पारे से भरी सुइयां चला दी और देखते ही देखते उसकी सारी काली ताकत सुन्न पड़ गई। अगले ही पल सैनिकों ने उसे काबू में कर लिया और वह शैतानी रस्म बीच में ही अधूरी रह गई। अमानेट ने इतने पाप किए थे और उसके पास ऐसी ताकत आ चुकी थी कि उसे आम इंसानों की तरह मारना नामुमकिन था। इसलिए उसे ऐसी सजा दी गई जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। उसे पट्टियों में कसकर लपेटा गया, फिर एक भारी ताबूत में बंद कर दिया गया ताकि वह हमेशा के लिए अंधेरे और तड़प में सड़ती रहे। मिस्र के लोग उससे इतने डरे हुए थे कि उस ताबूत को अपने देश से बहुत दूर एक अनजान वीरान जगह पर ले जाकर जमीन की गहराई में दफना दिया गया। उधर उस जादुई खंजर का लाल रत्न सालों बाद सन 1127 में इंग्लैंड में मिला। फिर वक्त आगे बढ़ा और क्रूसेडर्स का एक नेता उस रत्न और बाकी पुराने अवशेषों को अपनी गुप्त कब्र में छुपाकर रखवा देता है ताकि दुनिया की नजर कभी उन तक न पहुंचे। सदियां बीत जाती हैं और ये सब राज मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं। फिर हाल के समय में एक इंजीनियरिंग टीम सुरंग की खुदाई करते हुए गलती से उसी पुरानी कब्र तक पहुंच जाती है जो प्राचीन चीजों से भरी पड़ी थी। जैसे ही ये खबर फैलती है, डॉक्टर जेकिल की लीडरशिप में एक रहस्यमयी संगठन वहां आकर पूरा इलाका अपने कब्जे में ले लेता है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ये कोई मामूली खंडहर नहीं बल्कि ऐसा राज है जिसे जितना छुपाकर रखा जाए उतना ही बेहतर है। क्योंकि सदियों पहले जब क्रूसेडर्स मिस्र की तरफ बढ़े थे, तब वे वहां से कुछ ऐसी चीजें साथ लाए थे जिन्हें दुनिया से दूर रखना ही सुरक्षित था। लेकिन सच कहें तो ये सब अभी सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी अब खुलती है। कहानी पहुंचती है इराक के एक सुनसान गांव में जहां अमेरिकी सेना आतंकियों से लड़ रही है। यहीं एंट्री होती है हमारे हीरो निक की। निक सेना का ऐसा जवान है जिसे मिशन पर आगे भेजा जाता है, लेकिन उसका असली खेल कुछ और ही है। जंग के बीच से पुरानी और कीमती चीजें चुराना और फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमाना, यही उसका असली शौक है। इस बार भी उसने बड़ा दांव खेला था। उसने जेनी नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट से एक पुराना नक्शा चुरा लिया था जिसमें एक रहस्यमयी मकबरे का रास्ता छुपा था। निक और उसका साथी विल उस जगह तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही विद्रोही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जान बचाने का एक ही रास्ता था, बेस कैंप से मदद बुलाना। और तभी सब कुछ अचानक बदल जाता है। आतंकियों पर जवाबी हमला शुरू
हुआ और सेना के दागे गए गोलों ने पूरी जमीन हिला दी। धमाके इतने जोरदार थे कि धरती फट गई और हजारों साल से दबी एक पुरानी कब्र का रास्ता खुल गया। उसके दरवाजे पर मिस्र की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, जिसे देखकर निक और विल दोनों दंग रह गए। खबर मिलते ही कर्नल ने उस पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया। तभी जेनी भी वहां पहुंच गई। उसने कर्नल को समझाया कि ये जगह बेहद खतरनाक हो सकती है, इसलिए इसकी जांच अब भी करनी होगी ताकि यहाँ छुपी कोई भी कीमती चीज दुश्मनों के हाथ न लग जाए। कर्नल उसकी बात मान गया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उनके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सुरक्षा और निगरानी के लिए निक और विल को भी जेनी के साथ अंदर भेज दिया गया। तीनों रस्सियों के सहारे उस अंधेरी और गहरी जगह में उतरे और नीचे पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। अंदर का नजारा उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा, सुनसान और डरावना था। दीवारों पर पुराने राजाओं के निशान बने थे, लेकिन सोने चांदी जैसी कोई चीज वहां नजर नहीं आ रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस जगह में कुछ बहुत अजीब है। दीवारों से पारा टपक रहा था और धीरे धीरे मकबरे के बीच जमा हो रहा था। जेनी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि प्राचीन मिस्र में पारे का इस्तेमाल खजाना छुपाने के लिए नहीं, बल्कि बुरी रूहों और शैतानी ताकतों को कैद करने के लिए किया जाता था। अब बात साफ थी, वे किसी खजाने के सामने नहीं, बल्कि ऐसे दरवाजे पर खड़े थे जिसके पीछे जिंदा नर्क कैद था। जेनी को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण कब्र नहीं, बल्कि बुरी ताकतों को बंद रखने वाला एक पिंजरा है। उसने अपनी तेज सर्च लाइट जलाई और तीनों मकबरे की गहराई में आगे बढ़ गए। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पारे से भरा एक बहुत बड़ा गड्ढा था और उसके चारों तरफ मौत के देवता की 6 विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। जेनी ने गौर किया कि आमतौर पर ऐसे मकबरों में मूर्तियों का मुंह बाहर की तरफ होता है ताकि वे रखवाली कर सकें, लेकिन यहाँ सबका चेहरा अंदर की तरफ था। इसका सीधा मतलब था कि ये मूर्तियां किसी चीज की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि किसी को बाहर निकलने से रोक रही थीं। जेनी घबराकर बोली कि ये मकबरा नहीं, एक जेल है और इस जेल की चाबी यही पारे का कुंड है। तभी ऊपर से कर्नल का संदेश आया कि एक खतरनाक रेतीला तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा। लेकिन जेनी अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसके सिर पर इस राज को खोलने की धुन सवार थी। इसी बात पर उसकी और विल की बहस शुरू हो गई। निक को ये सब बेकार लग रहा था। उसने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करो और यहाँ से निकलो। तभी उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी बंदूक निकाली और सामने लटकी एक भारी जंजीर पर गोली चला दी। जैसे ही जंजीर टूटी, पुरानी मशीनों जैसी डरावनी आवाज गूंज उठी और पारे के उस कुंड में हलचल होने लगी। फिर धीरे धीरे नीचे से एक भारी ताबूत ऊपर उठने लगा। ये वही ताबूत था जिसमें राजकुमारी अमानेट 3000 साल से कैद पड़ी थी। निक को तब तक अंदाजा भी नहीं था कि उसने अनजाने में कैसी आफत को आजाद कर दिया है। जैसे ही वह ताबूत पूरी तरह ऊपर आया, उसका मुंह सीधे निक की तरफ था। उस पर बने डरावने निशान देखकर निक, विल और जेनी तीनों की रूह कांप गई। तभी दीवारों की दरारों से हजारों कैमल स्पाइडर्स बाहर निकलने लगीं और देखते ही देखते उनका पूरा झुंड विल की तरफ टूट पड़ा। डर के मारे विल का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह अपनी मशीन गन से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। निक उसे रोकते हुए चिल्लाता है कि ये जहरीली नहीं है, लेकिन उस वक्त विल को कुछ सुनाई ही नहीं देता। उन मकरियों ने उसे बुरी तरह काट लिया था और दर्द से तड़पता हुआ वह बस एक ही बात कह रहा था कि अब उसे यहाँ से तुरंत बाहर निकलना है। जब तीनों वहाँ से निकलने लगे, तभी निक की नजर अचानक ताबूत पर बनी उन पत्थर जैसी आंखों पर जा टिकती है। अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काला जादू कर दिया हो। उसे रेगिस्तान के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी तरफ आती दिखती है। वो अमानेट थी और उसकी नजरें निक को ऐसे बांध रही थीं जैसे वह धीरे धीरे उसकी तरफ खींचता चला जा रहा हो। तभी जेनी उसे जोर से झकझोरती है और निक अचानक होश में वापस आता है। वह पसीने से भीग चुका था और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सपना था या सच। जेनी जिद करके सेना का एक मिलिट्री विमान मंगवाती है ताकि उस मम्मी को रिसर्च के लिए ले जाया जा सके, लेकिन जैसे ही उस भारी पत्थर के ताबूत को उसकी जगह से हटाया जाता है, वहाँ सन्नाटे में बैठे सैकड़ों कौवे एक साथ पागलों की तरह चीखने लगते हैं। अमानेट, जिसे हजारों साल पहले जिंदा दफना दिया गया था, अब फिर से आजाद हो चुकी थी। जैसे ही ताबूत को धूप में लाया गया, कौवों का एक काला झुंड उसके ऊपर मंडराने लगा, जैसे आने वाली तबाही की खबर दे रहा हो। फिर विमान उड़ान भरता है और वो कौवे भी किसी साए की तरह उसके पीछे चल पड़ते हैं। तभी रेगिस्तान का मिजाज अचानक बदल जाता है। आसमान साफ होने के बावजूद एक भयानक रेतीला तूफान उठ खड़ा होता है। सबको लगता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन असल में ये उसी शैतानी ताकत का असर था जो अब आजाद हो चुकी थी। पूरी टीम बस
बस यही चाहती थी कि किसी तरह इस मम्मी को लेकर यहाँ से सुरक्षित निकल जाए। जैसे ही विमान ने उड़ान पकड़ी, रेत की ऊंची दीवारें उसकी तरफ बढ़ने लगीं, लेकिन आखिरी पल में वह हवा में निकल गया। सबको लगा कि खतरा पीछे छूट गया है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जिस पल से ताबूत अपनी जगह से हटा था, मौत उसी पल से उनके साथ उड़ रही थी। विमान के अंदर मौजूद हर इंसान अब एक ऐसे श्राप के घेरे में आ चुका था जिससे बचना आसान नहीं था। उधर विल की हालत भी तेजी से बिगड़ रही थी, क्योंकि मकबरे में मकड़ियों के काटने के बाद उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसकी आंखें उलट रही थीं और वह बार बार बेहोश हो रहा था। लेकिन निक का ध्यान उस पर नहीं था। वह जेनी की बातों में उलझा था, जो उसे बता रही थी कि अमानेट को उसके पापों की वजह से जिंदा दफन किया गया था। बात करते करते निक की नजर फिर से ताबूत की उन आंखों पर पड़ती है और वह दोबारा उसी अजीब असर में फंसने लगता है। उसे अपने कानों में जैसे किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। तभी अचानक एक चीख सब कुछ तोड़ देती है। निक मुड़कर देखता है तो विल एक मुर्दे की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में अब इंसान वाली कोई पहचान नहीं बची थी। उसने हाथ में चाकू ले लिया और ताबूत को बांधने वाली रस्सियां पागलों की तरह काटने लगा। कर्नल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब विल किसी की सुनने की हालत में नहीं था। अगले ही पल वह कर्नल पर टूट पड़ता है और बिना सोचे समझे उस पर चाकू से हमला कर देता है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विल अब वो आदमी नहीं रहा था जिसे निक जानता था। उसने कर्नल को मार डाला और फिर उसी खून भरी नजर के साथ निक, जेनी और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगा। विमान में मौजूद सैनिकों ने तुरंत बंदूकें तान दी, लेकिन कोई गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब जानते थे कि अगर एक भी गोली विमान की दीवार में जा लगी तो हवा में ही सब खत्म हो जाएगा। निक झपट कर एक सैनिक की बंदूक छीन लेता है और विल को पीछे हटने को कहता है, लेकिन अब उसके अंदर बची हुई इंसानियत खत्म हो चुकी थी। वह एक आदमखोर की तरह सीधे जेनी पर झपट पड़ता है। अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। विल अब अपने होश में नहीं था। उसे राजकुमारी अमानेट ने अपनी कठपुतली बना लिया था। जेनी की जान बचाने के लिए निक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। कांपते हाथों से उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा विल को लगी, लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि उस पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। गोली खाने के बाद भी वह ऐसे बढ़ता रहा जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। तभी अचानक एक और जोरदार धमाका हुआ और पूरा विमान बुरी तरह हिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी चीज ने उसे टक्कर मारी हो। निक ने खिड़की से बाहर देखा तो इंजन से काला धुआं निकल रहा था। वह और जेनी तुरंत भागकर पायलट के केबिन में पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा और भी डरावना था। अनुभवी पायलट तक घबराए हुए थे। विमान रास्ता भटक चुका था और अब इंग्लैंड के ऊपर उड़ रहा था। तभी अचानक हजारों कौवों ने विमान पर हमला कर दिया। वे पागलों की तरह खिड़कियों से टकरा रहे थे, अपनी जान देकर शीशे तोड़ रहे थे। कुछ ही पल में आसमान पूरी तरह काला पड़ गया। पहले लगा जैसे कोई घना बादल छा गया हो, लेकिन असल में वो लाखों कौवों का झुंड था। उन्होंने पायलटों पर ऐसा हमला किया कि दोनों वहीं मारे गए। अब बिना पायलट के वो विशाल विमान बेकाबू होकर जमीन की तरफ गिरने लगा। अंदर अफरा तफरी मच गई। विमान टूट रहा था, केबिन फटने लगा था और मौत सबके सामने खड़ी थी। ऐसे में निक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। विमान में सिर्फ एक पैराशूट बचा था। उसने बिना सोचे वही पैराशूट जेनी को पहनाया और उसे जबरदस्ती बाहर धक्का दे दिया। अगले ही पल विमान एक भयानक धमाके के साथ क्रैश हो गया। सबको यकीन हो गया कि निक अब जिंदा नहीं बच सकता। जेनी किसी चमत्कार से बच गई, लेकिन कुछ समय बाद उसे अस्पताल के मुर्दा घर बुलाया गया ताकि हादसे में मारे गए लोगों की पहचान की जा सके। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, ठंड थी और हवा में मौत की बदबू फैली हुई थी। तभी अचानक एक बॉडी बैग के अंदर हरकत हुई। चेन खुलने की आवाज आई और एक लाश झटके से उठकर बैठ गई। वो निक था। वह जिंदा था, लेकिन कैसे, ये समझना किसी के बस की बात नहीं थी। खुद निक को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। हजारों फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद कोई इंसान सही सलामत कैसे बच सकता है। वह अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि उसकी नजर सामने खड़े विल पर पड़ी। वही विल जिसे उसने अपने हाथों से गोली मारी थी। निक की आवाज तक कांप गई। उसने डरते हुए पूछा कि क्या वह मर चुका है। तब विल ने ठंडी और डरावनी आवाज में कहा कि नहीं, तुम मरे नहीं हो, लेकिन अब तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर होने वाली है। असल में मकड़ियों के काटने के बाद विल खुद एक भटकती रूह बन चुका था। वह बस निक को ये चेतावनी देने आया था कि अब वह मौत के देवता का चुना हुआ गुलाम बन चुका है। इससे पहले कि निक उससे कुछ और पूछ पाता, जेनी और डॉक्टर कमरे में आ गए और विल का भूत धुएं की तरह गायब हो गया। मरे हुए निक को जिंदा देखकर सबके होश उड़ गए। सच ये था कि मकबरे में ही अमानेट ने निक को चुन लिया था और उसके ऊपर अमृता का निशान छोड़ दिया था। अब निक चाहकर भी आसानी से मर नहीं सकता था जब तक खुद मौत का देवता उसे अपने साथ न ले जाए। उधर जहाँ विमान क्रैश हुआ था वहाँ रेस्क्यू टीम जांच के लिए पहुंची। चारों तरफ मलबा था, धुआं था और कौवों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। वहीं उन्हें वो रहस्यमयी ताबूत मिला जो अब 2 टुकड़ों में टूट चुका था। एक बचाव कर्मी जिज्ञासा में उसके पास गया और जैसे ही उसने ढक्कन हटाया उसके होश उड़ गए। अंदर पीली पट्टियों में लिपटी मम्मी धीरे धीरे हिल रही
रही थीं। बदकिस्मती से वही आदमी 3000 साल बाद उस राक्षसी राजकुमारी का पहला शिकार बन गया। अमानेट ने उसका सारा खून और उसकी पूरी जीवन शक्ति एक ही पल में खींच ली। जब उसका साथी चीख सुनकर वहां पहुंचा तो उसे अपने दोस्त की जगह सिर्फ एक सूखा हुआ कंकाल पड़ा मिला। वह डर के मारे पलटा और भागने लगा, लेकिन दहशत में उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब मौत पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। वह दूसरा आदमी संभल भी नहीं पाया था कि मम्मी बिजली की रफ्तार से उस पर झपटी और उसे मौत का चुंबन दे दिया। देखते ही देखते उसकी भी पूरी जान उसके शरीर से खींच ली गई। अब 2 लोगों की बलि लेने के बाद वो सूखी हुई मम्मी धीरे धीरे फिर से इंसान जैसी दिखने लगी थी। उसकी ताकतें लौट रही थीं और इतना ही नहीं, उसने अपनी डरावनी आवाज में कुछ ऐसे मंत्र बोले कि दोनों मरे हुए आदमी फिर से उठकर खड़े हो गए। लेकिन अब वे इंसान नहीं थे, वे मम्मी के गुलाम बन चुके थे। यहीं से उसकी शैतानी सेना की शुरुआत हो गई। उधर जेनी अभी तक इसी बात में उलझी हुई थी कि निक इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कैसे बच गया। विज्ञान के हिसाब से तो उसकी एक हड्डी भी सही नहीं बचनी चाहिए थी, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी और निक खुद भी अब पहली बार सच में डरने लगा था। निक की हालत देखकर जेनी को समझ आ गया कि अब उससे सच छुपाना बेकार है। उसने निक को बताया कि वह सिर्फ कोई मामूली आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा है। उसका काम दुनिया में छुपी ऐसी शैतानी ताकतों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना है। फिर उसने उस असली खतरे का राज खोला जिसकी तलाश उनकी टीम सालों से कर रही थी। प्राचीन मिस्र की राजकुमारी अमानेट के पास एक खास खंजर था जिसकी मूठ पर लाल रंग का एक बड़ा पत्थर जड़ा था जिसे मौत की आंख कहा जाता था। नियम साफ था, अगर उस पत्थर को खंजर में लगाकर किसी जवान आदमी के सीने में उतार दिया जाए तो मौत का देवता धरती पर आ सकता था। सदियों पहले क्रूसेडर्स इस खतरे को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने उस लाल पत्थर को खंजर से अलग करके दोनों चीजों को अलग अलग गुप्त जगहों पर छुपा दिया था। लेकिन अब किस्मत ने फिर वही खेल शुरू कर दिया था। लंदन में मेट्रो की खुदाई के दौरान वही पुरानी कब्र मिल चुकी थी जिसमें क्रूसेडर्स ने ये राज दबा कर रखा था। इसका मतलब साफ था, अब शैतानी ताकत के पास फिर से पूरा होने का मौका था। जेनी की टीम को पूरा यकीन था कि मौत की आंख वही लाल पत्थर उसी पुरानी कब्र में छुपा हुआ है और उसी सुराग का पीछा करते करते वे उस जगह तक पहुंचे थे जहां अमानेट को दफनाया गया था। जेनी ने निक को बताया कि अमानेट कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। गद्दी की भूख में उसने मौत के देवता सेठ से हाथ मिला लिया था। उसने अपने ही पिता और छोटे भाई का कत्ल कर दिया ताकि एक शैतानी ताकत को धरती पर ला सके। लेकिन वह रंगे हाथों पकड़ी गई और उसे जिंदा मम्मी बनाकर पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया गया ताकि वह कभी बाहर न निकल सके, क्योंकि अगर वह आजाद हो गई तो पूरी दुनिया को मौत के मैदान में बदल देगी। निक को ये सारी बातें किसी पुरानी डरावनी कहानी जैसी लग रही थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी कमरे के कोने में उसे फिर से विल दिखाई दिया, वही मरा हुआ विल जो बार बार हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुला रहा था। निक को लगा शायद थकान और डर की वजह से उसे वहम हो रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके पीछे खींचता चला गया और सीधे लेडीज टॉयलेट में पहुंच गया। जैसे ही वहां विल की रूह उसके सामने आई और उसकी ठंडी सांसें निक के चेहरे से टकराईं, निक के होश उड़ गए। अब उसे समझ आ गया था कि ये कोई सपना नहीं है। विल ने उसे एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि निक विमान हादसे में अपनी किस्मत से नहीं बचा, बल्कि इसलिए बचा क्योंकि उस पर मम्मी का श्राप लग चुका है। अब वह न ठीक से जी सकता है न आसानी से मर सकता है। निक घबराकर पूछता है कि आखिर वही क्यों। तब विल उसे बताता है कि जब मकबरे में पहली बार वह ताबूत ऊपर आया था तो उसकी पत्थर जैसी आंखें सबसे पहले निक पर ही टिक गई थीं। 3000 साल बाद आंखें खोलते ही अमानेट ने सबसे पहले उसी को देखा था। उसने निक को चुन लिया था और अब इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वही करना जो अमानेट उससे चाहती है। अब निक पूरी तरह समझ चुका था कि वह मौत के देवता के लिए चुना गया एक शरीर है। अगर अमानेट वह जादुई खंजर उसके सीने में उतार देगी तो उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी और उसके शरीर में खुद मौत का देवता जन्म ले लेगा। विल की रूह जैसे पागलों की तरह उसे उसी अंधेरे की तरफ धकेल रही थी। ये सब सुनकर निक अंदर तक टूट गया। तभी उसके सामने फिर से डरावने वहम शुरू हो गए। उसे लगा जैसे सड़क के बीच से एक मम्मी उसकी तरफ बढ़ रही है और उसके पीछे हजारों काले चूहों का झुंड दौड़ता चला आ रहा है। डर के मारे निक बुरी तरह घबरा गया और भागते भागते एक कार से टकराते टकराते बचा। जेनी ने उसे संभाला, लेकिन वहां न कोई मम्मी थी न कोई चूहे। निक का हौसला अब जवाब दे चुका था। उसने जेनी को अपने श्राप और इन अजीब मति भ्रमों के बारे में बताया, लेकिन जेनी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मम्मी सच में जिंदा हो चुकी है। अपनी बात साबित करने के लिए निक उसे लेकर उसी जगह की तरफ निकल पड़ा जहां विमान क्रैश हुआ था। रास्ते में उन्हें एक पुराना और सुनसान चर्च मिला। निक को लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर बुला रही है। वह जेनी को लेकर चर्च के भीतर चला गया। अंदर का माहौल इतना भारी, ठंडा और डरावना था कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। जेनी सुराग तलाश करने के
लिए दूसरी तरफ चली गई और निक अकेला रह गया। बस फिर क्या था, जैसे ही वह अकेला पड़ा, अंधेरे में छुपी अमानेट ने अपनी जादुई ताकत से उसे जकड़ लिया। निक को ऐसा लगा जैसे वह फिर उसी तपते रेगिस्तान में पहुंच गया हो। जब उसकी आंख खुली तो वह पत्थर के एक ठंडे चबूतरे पर लेटा हुआ था और मम्मी के गुलामों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तभी उसके सामने राजकुमारी अमानेट आई। अब कई लोगों की जान सोख लेने के बाद वह फिर से पहले जैसी खूबसूरत और जवान दिखने लगी थी। वह निक के शरीर को ऐसे देख रही थी जैसे परख रही हो कि क्या यही वह जिस्म है जो मौत के देवता को संभाल सके। जब उसे यकीन हो गया कि निक ही उसका चुना हुआ शरीर है तो उसने हजारों साल पुरानी वही खौफनाक रस्म दोबारा शुरू कर दी। अब मौत बस एक कदम दूर थी। बिना कुछ कहे अमानेट ने अपने सामने रखी वर्जिन मैरी की मूर्ति को एक ही वार में तोड़ दिया और उसी के अंदर छुपा था वह खतरनाक खंजर, 100 लीटर ब्लेड। उसने उसे हाथ में लिया और निक की बलि देने के लिए पुराने मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन तभी एक बड़ी रुकावट सामने आ गई। अमानेट ने देखा कि खंजर की मूठ से वह कीमती लाल रत्न गायब है और उसके बिना यह पूरी रस्म अधूरी थी। वह अभी यही सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए, तभी जेनी वहां पहुंच गई। अपनी आंखों के सामने मम्मी को जिंदा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी पल निक पूरी ताकत से चिल्लाया, जेनी भागो, यहाँ से अभी निकलो। जैसे ही जेनी वहां से भागने के लिए मुड़ी, अमानेट बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ी। अब जब निक की बलि देना मुमकिन नहीं था तो उसने सोचा कि क्यों न जेनी की जान सोख कर अपनी ताकत और बढ़ा ली जाए। लेकिन इसी बीच निक को मौका मिल गया। उसने पूरी ताकत लगाकर उन मम्मी गुलामों को झटका दिया जिन्होंने उसे पकड़ा हुआ था और खुद को छुड़ा लिया। अगले ही पल उसने वेदी से वही जादुई खंजर उठा लिया। जैसे ही अमानेट जेनी पर वार करने वाली थी, निक ने पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। जेनी भी फुर्ती से उसकी पकड़ से निकली और दोनों ने मिलकर अमानेट को पीछे धकेल दिया। फिर वे भागते हुए बाहर खड़े ट्रक में कूदे और वहां से निकल गए। ट्रक में बैठते ही जेनी के हाथ में खंजर था और उसका दिमाग तेजी से सब जोड़ने लगा। तभी उसे समझ आया कि विमान उसी मठ के पास क्यों गिरा था। असल में सदियों पहले क्रूसेडर्स ने इस खंजर को उसी मठ की मूर्ति के अंदर छुपाया था। अमानेट ने विमान के अंदर ही इसकी ताकत महसूस कर ली थी, इसीलिए उसने कौवों के झुंड से हमला करवाकर विमान को जानबूझकर उसी जगह गिरवाया ताकि निक को सीधे वहीं तक ले आए और अपनी अधूरी रस्म पूरी कर सके। लेकिन अमानेट एक बात नहीं जानती थी, क्रूसेडर्स उससे भी ज्यादा चालाक निकले थे। उन्होंने उस लाल रत्न को बहुत पहले ही खंजर से अलग करके कहीं और छिपा दिया था और उसी एक कमी ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया। जेनी ने निक को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अमानेट ने उसे अपना चुना हुआ शिकार बना लिया है और वह फिर से उसे मारने की कोशिश करेगी ताकि मौत के देवता को वापस ला सके। लेकिन निक अब भी मानने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में कहने लगा कि ये सब बकवास है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर रहा। जेनी ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो राजकुमारी उसके दिमाग के अंदर घुस चुकी है, लेकिन निक अपनी जिद में अड़ा रहा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी बहादुरी निकाल दी। कार का स्टीयरिंग जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। निक पूरी ताकत से गाड़ी मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार अपने आप घूमकर फिर उसी डरावने चर्च की तरफ लौटने लगी। अब निक को भी यकीन हो गया कि अमानेट सच में उसके दिमाग को अपनी मर्जी से चला रही है। उसने किसी तरह कार को मोड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी मम्मी के गुलामों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। कार का संतुलन बिगड़ गया और वह पलटती हुई नीचे जा गिरी। हादसे के बाद निक किसी तरह मलबे से बाहर निकला। उसे सबसे पहले जेनी को बचाना था। तभी धुएं और मलबे के बीच उसे अमानेट खड़ी दिखाई दी। निक का गुस्सा फट पड़ा। उसने पास पड़ी एक मोटी डाल उठाई और पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा। लेकिन उसने अमानेट को कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, अमानेट ने एक ही झटके में उसे ऐसे उछाल दिया जैसे वह कोई खिलौना हो। निक चाहकर भी उसे छू नहीं पा रहा था। अमानेट बस मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे पता था कि रस्म पूरी होने से पहले निक मर ही नहीं सकता। अब उसकी नजर जेनी पर थी। वह उसे खत्म करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट जाए। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही अमानेट जेनी पर झुकी, अंधेरे में से एक बर्फीला तीर आया और सीधा उसके शरीर के आर पार निकल गया। अगले ही पल एक बेहद प्रशिक्षित सीक्रेट फोर्स वहां पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अमानेट की हर कमजोरी का पता हो। वे जानते थे कि उसे मारना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने पारे से भरे तीरों की बौछार कर दी। पारे का असर होते ही उसकी जादुई ताकतें सुन्न पड़ने लगीं। फिर उन्होंने खास रस्सियों से उसे ऐसा बांधा कि वह हिल तक न सके। जेनी बच गई, लेकिन निक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक हाईटेक सीक्रेट लैब में था। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कांच के बड़े बड़े जारों में दुनिया भर के डरावने जीव, राक्षस और शैतानी चीजें कैद थीं। इस पूरी जगह का मालिक था डॉक्टर जेकिल। वह सालों से अमृता का राज्य खोजने में लगा हुआ था, लेकिन इस कोशिश ने उसे खुद ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कि अब उसे जिंदा रहने के लिए बार बार इंजेक्शन लेने पड़ते थे। निक को अब समझ आने लगा कि जेनी असल में इसी सीक्रेट संगठन का हिस्सा है जिसका काम दुनिया को ऐसी काली ताकतों से बचाना है। और अमानेट, जो
3000 साल पुरानी कैदी थी, उनकी सबसे खतरनाक कैद बन चुकी थी। उसे लैब में भारी लोहे की लंबी जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था। पुरानी मिस्री विधि के हिसाब से उसके शरीर में लगातार पारा डाला जा रहा था। डॉक्टर जेकिल का प्लान साफ था। जैसे ही तापमान -38 डिग्री से नीचे जाएगा, पारा उसकी नसों में जम जाएगा। उसके बाद वे उसके शरीर को काटकर ये समझना चाहते थे कि उसकी अमरता का राज आखिर है क्या। निक घबराकर पूछता है कि उसका क्या होगा। डॉक्टर जेकिल ठंडी आवाज में कहता है कि तुम तो शैतान का शरीर बनने वाले हो और सिर्फ हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। तभी लैब के सन्नाटे में अमानेट की आवाज गूंजती है। वह निक की आंखों में देखती है और उसे फिर से उसी अजीब मायावी दुनिया में खींच लेती है। वह उसे बहकाने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हें अमर बनाने वाली थी, तुम्हें भगवान जैसा बना देती, लेकिन ये लोग तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। जब निक उसे उसके पिता और भाई के कत्ल की याद दिलाता है तो अमानेट ऐसी बातें कहती है कि पहली बार निक का दिल उसके लिए नरम पड़ने लगता है। उसे उसके लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगता है। और यहीं एक और डरावनी बात सामने आती है। निक का नाता भी किसी पुराने जन्म से मौत के देवता से जुड़ा हुआ था। अमानेट फिर से उसे अपने जाल में फंसाने लगती है। वह उसके कानों में जहर घोलती है कि अगर वह उसके साथ मिल जाए और अपने शरीर में देवता सेठ को आने दे तो पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और वह हमेशा उसके साथ रहेगी। अमानेट उसे ऐसे सपने दिखाती है जहां वह राजा बनकर दुनिया पर राज कर रहा है, ऐश कर रहा है और किसी बादशाह की तरह जी रहा है। निक बस उसी ख्वाब में डूबने ही वाला था कि तभी अमानेट की एक दर्दनाक चीख गूंजी। डॉक्टर जेकिल समझ गया था कि वह फिर निक को अपने बस में कर रही है, इसलिए उसने पारे की डोज बढ़ा दी। अमानेट को तड़पते देखकर निक बेचैन हो उठा और डॉक्टर से भिड़ गया। अब डॉक्टर को भी साफ समझ आ चुका था कि निक और इस मम्मी के बीच एक बहुत गहरा और खतरनाक रिश्ता बन चुका है। डॉक्टर जेकिल ने निक को शांत करने के लिए उसे अपने ऑफिस में बुलाया ताकि बातों बातों में उसे काबू में रखा जा सके। वहीं उसने जेनी को अमानेट पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर की एक और टीम लंदन की उन पुरानी गुफाओं में खुदाई कर रही थी जहां सदियों पुराना राज दबा पड़ा था। जैसे ही उन्होंने क्रूसेडर नेता का ताबूत खोला, उन्हें वही चमकता हुआ लाल रत्न मिल गया जिसकी तलाश इतने सालों से चल रही थी। उधर लैब में जंजीरों से बंधी अमानेट को भी उसी पल उसकी ताकत महसूस हो गई और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने जेनी को देखकर कहा कि पत्थर मिल चुका है, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि ये लोग अब तुम्हारे निक के साथ क्या करने वाले हैं? जेनी का माथा ठनक गया। उसकी नजर पास रखे उस खंजर पर गई और उसे सब समझ आ गया। उधर ऑफिस में निक डॉक्टर से गुहार लगा रहा था कि किसी तरह उसका श्राप खत्म कर दो, लेकिन डॉक्टर साफ साफ बात नहीं कर रहा था। तभी जेनी वहां पहुंची और सीधे डॉक्टर से भिड़ गई। उसने पूछ लिया कि क्या तुम निक को मारने वाले हो? डॉक्टर ने बिना झिझक सच बोल दिया। उसने कहा कि निक उस दिन ही मर चुका था जब उसने उस मकबरे की जंजीर तोड़ी थी। अब वह सिर्फ एक जरिया है। अब बात बिल्कुल साफ थी। डॉक्टर का इरादा निक को बचाने का नहीं, बल्कि उसकी बलि देकर उस शैतानी ताकत को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का था। जेनी ने जब उससे दोबारा पूछा कि क्या वह सच में निक की बलि चढ़ाना चाहता है, तो डॉक्टर ने ठंडेपन से कहा कि निक एक चोर है, लेकिन उसका शरीर मजबूत है और राजकुमारी ने उसे एकदम सही शिकार चुना है। प्लान यह था कि लाल रत्न को खंजर में लगाया जाएगा, फिर अमानेट से कहा जाएगा कि वह वही खंजर निक के सीने में उतार दे। जैसे ही मौत का देवता उसके शरीर में आएगा, डॉक्टर उसी वक्त उसे खत्म करके उस पर रिसर्च करेगा। ये सुनकर निक सुन्न रह गया। मतलब चाहे जो हो, मरना उसी को था। वह गुस्से से बेकाबू हो गया और चिल्लाकर बोला कि वह इस पागल योजना का हिस्सा नहीं बनेगा। तभी डॉक्टर की हालत बिगड़ने लगी। उसे अपने अंदर की बीमारी दबाने के लिए तुरंत इंजेक्शन चाहिए था, लेकिन गुस्से में निक ने उसके हाथ से वही सुई छीन ली। दवा न मिलते ही डॉक्टर का मानसिक संतुलन टूट गया और उसके अंदर छुपी काली ताकत बाहर आने लगी। वह किसी पागल दरिंदे की तरह बर्ताव करने लगा। गार्ड्स ने तुरंत अलार्म बजाकर पूरे दफ्तर को सील कर दिया, लेकिन निक अंदर ही फंस गया। अब उसके सामने डॉक्टर नहीं, एक खतरनाक जानवर खड़ा था। निक ने उसे कई मुक्के मारे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा डॉक्टर ने निक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जेनी कांच के बाहर खड़ी सब देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। जब निक लगभग बेहोश होने वाला था और डॉक्टर उसका गला दबोचे हुए था, तभी निक का हाथ मेज पर पड़ी सिरिंज तक पहुंच गया। उसने पूरी ताकत लगाकर वह इंजेक्शन डॉक्टर की गर्दन में घोंप दिया। दवा अंदर जाते ही उसका पागलपन शांत हुआ और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। निक की जान बाल बाल बची, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अमानेट कोई साधारण मम्मी नहीं थी। उसकी आंखों की अजीब पुतलियां ही बता रही थीं कि उसके पास ऐसी शैतानी ताकत है जिसे बांध कर रखना आसान नहीं। वैज्ञानिकों ने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर उसके शरीर में पारा भरा हुआ था ताकि वह हिल भी न सके, लेकिन अमानेट उनसे कई कदम आगे निकली। उसने मन ही मन एक पुराना मंत्र पढ़ा और सीवर से एक छोटी सी मकड़ी को बुला लिया। वह मकड़ी चुपके से कंट्रोल रूम के एक कर्मचारी के कान के रास्ते उसके दिमाग में घुस गई और वह आदमी उसकी कठपुतली बन गया। उसने सबसे पहले पारे वाली
वाली मशीन बंद की, फिर कुल्हाड़ी उठाकर बिजली के तार काट दिए। पूरे बेस की लाइट चली गई। पारे का असर खत्म होते ही अमानेट ने अपने शरीर से सारा जहर बाहर उगल दिया और उसकी काली ताकतें फिर जाग उठीं। जैसे ही अंधेरा छाया, जेनी भागकर निक के पास पहुंची और उसने बताया कि लाल रत्न मिल चुका है। अगर वे उस पत्थर को नष्ट कर दें तो निक का श्राप टूट सकता है और अमानेट की रस्म हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। दोनों ने फैसला किया कि मम्मी से पहले उन्हें उस रत्न तक पहुंचना होगा। लेकिन जब अमानेट ने देखा कि उसका चुना हुआ आदमी उसे छोड़कर जेनी के साथ भाग रहा है तो वह गुस्से से पागल हो गई। उसने ऐसी चीख मारी कि दीवारें तक कांप उठीं। उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी और किसी डरावनी मकड़ी की तरह टेढ़ी होकर दीवारों पर रेंगने लगी। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमानेट ने उसे पकड़कर मौत का चुंबन दे दिया और उसकी पूरी जवानी एक पल में सोख ली। वह वहीं सूखा हुआ कंकाल बन गया। अब अमानेट पूरी तरह जिंदा हो चुकी थी। उसने मंत्र पढ़े और रेगिस्तान की रेत और तूफान को बुलाना शुरू कर दिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, निक को पकड़ना, मौत के देवता सेठ को बुलाना और फिर पूरी आधुनिक दुनिया को मिटाकर अपना पुराना राज वापस लाना। जैसे ही निक और जेनी उस सीक्रेट बेस से बाहर निकले, बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। अमानेट ने बाहें फैलाईं और एक ऐसा भयानक रेतीला तूफान खड़ा कर दिया जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। निक और जेनी भागते जा रहे थे और उनके पीछे इमारतें टूटती जा रही थीं। सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। तभी निक का मरा हुआ साथी विल फिर उसके सामने आ गया। उसने कहा कि उसके पीछे आओ, उसे पता है कि रत्न कहाँ है। वे कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि एक बेकाबू बस उनकी तरफ आ गई। निक ने फुर्ती दिखाकर जेनी को बचा लिया, लेकिन खुद बस के नीचे आ गया। फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। अब वह एक साधारण इंसान नहीं रहा था। विल ने उसे बताया कि अगर वे उन पुरानी कब्रों तक पहुंच जाएं, तो शायद इस श्राप का अंत हो सकता है। उधर जहां खुदाई चल रही थी, वहां पहले ही अलर्ट जारी हो चुका था। सबको खबर मिल गई थी कि अमानेट मौत की आंख लेने आ रही है। कमांडो पूरी ताकत से मोर्चा संभाले खड़े थे, लेकिन अमानेट उनसे भी तेज निकली। उसने रत्न की ताकत को महसूस किया और पलक झपकते ही मकबरे के सामने पहुंच गई। फिर उसने बस एक मंत्र पढ़ा और वहां दबी हजारों साल पुरानी लाशें दोबारा उठ खड़ी हुईं। वे अब उसके सैनिक बन चुकी थीं। उन जिंदा लाशों ने वहां मौजूद फौजियों पर ऐसा हमला किया कि कुछ ही देर में लाशों के ढेर लग गए। अब रत्न और अमानेट के बीच कोई नहीं बचा था। इंसानी ताकत उस अंधेरी सेना के सामने बेकार थी। बड़ी मुश्किल से तैयार कमांडो भी उनके सामने टिक नहीं पाए। फिर मकबरे के विशाल दरवाजे अपनी रानी के लिए खुद खुल गए। अमानेट जैसे ही अंदर दाखिल हुई, हजारों जिंदा लाशें उसके सम्मान में घुटनों के बल झुक गईं। आखिरकार उसे वह मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी, मौत की आंख। उसने कांपते हाथों से उस लाल रत्न को खंजर में जड़ दिया। अब वह जादुई खंजर फिर से पूरा हो चुका था। बस आखिरी कदम बाकी था, निक के सीने में इसे उतारना और दुनिया का अंत शुरू करना। लेकिन उधर निक को सुरंग के पास पहुंचते ही एक बड़ा झटका लगा। उसे समझ आ गया कि विल उसे बचाने नहीं, बल्कि सीधा अमानेट के हाथों बलि चढ़ाने के लिए यहाँ तक लेकर आया है। विल की ठंडी आवाज अब भी निक के कानों में गूंज रही थी। वह साफ कह रहा था कि अमानेट उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी और वह जेनी को भी नहीं बचा पाएगा। तभी उन पर मम्मियों का एक झुंड टूट पड़ा। जान बचाने के लिए निक सुरंगों में भागा, लेकिन भागते भागते उसने देखा कि जेनी भी उन्हीं मम्मियों के बीच फंसी हुई है। निक ने बिना देर किए लड़ते हुए जेनी को वहां से निकाला, लेकिन दुश्मनों की तादाद कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। एक गिरता तो उसकी जगह कई और आ जाते। बचने की कोशिश में निक और जेनी भागते भागते मकबरे की और भी गहरी और अंधेरी सुरंगों में पहुंच गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे आजादी की तरफ नहीं, बल्कि सीधे अमानेट के जाल में घुस रहे हैं। ऊपर खड़ी राजकुमारी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका शिकार अब उसके बिल्कुल नीचे था। तभी अचानक एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से आई और दोनों को बर्फ जैसे ठंडे पानी की गहराई में फेंक दिया। निक जैसे तैसे पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि उसी वक्त अमानेट पानी के अंदर से किसी साए की तरह निकली और जेनी को खींचकर अपने साथ ले गई। निक पागलों की तरह हाथ पैर मारता रहा, लेकिन मम्मी के गुलामों ने उसे रोक लिया। जब तक वह खुद को छुड़ाकर ऊपर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे जेनी का बेजान शरीर पानी पर तैरता मिला। निक ने उसे बाहों में भर लिया, लेकिन उसकी धड़कन रुक चुकी थी। उसी हालत में मम्मी के गुलाम निक को घसीटते हुए उस डरावनी वेदी तक ले गए। अंधेरे से मुस्कुराती हुई अमानेट सामने आई और ठंडे लहजे में बोली कि इस मामूली इंसान के लिए रोना छोड़ दो, क्योंकि बुढ़ापा, बीमारी और मौत से भरा इंसानी शरीर तो बस मिट्टी है। उसने निक को अंधेरे को अपनाने और उसके साथ मिलकर मौत पर राज करने के लिए कहा, लेकिन निक अपनी आंखों के सामने जेनी की लाश देखकर पूरी तरह टूट चुका था। उसने चीख कर कहा कि ऐसी अमृता का वह क्या करेगा जिसमें जेनी ही न हो। गुस्से में अमानेट ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह उसके पास झुकी और बोली कि वह उसका सारा दर्द खत्म कर सकती है, बस उसे उसके सामने झुकना होगा। लेकिन निक अब भी नहीं टूटा। तब अमानेट ने उसकी पिंडली की हड्डी तोड़ दी ताकि वह भाग न सके। वह चिल्ला
चिल्लाकर कहती रही कि जब वह भगवान बन जाएगा तब उसे उसी का शुक्रिया कहना पड़ेगा। उसे लग रहा था कि अब निक पूरी तरह हार चुका है और जेनी हमेशा के लिए मर चुकी है, लेकिन निक की आंखों में अब आंसू नहीं, बदले की आग थी। जैसे ही अमानेट का ध्यान एक पल के लिए भटका और उसकी कमर में छुपा वही जादुई खंजर निकाल लिया। अमानेट कुछ समझ पाती उससे पहले ही निक ने लाल रत्न को जमीन पर दे मारा। उसमें दरार पड़ गई। अमानेट की रूह तक कांप उठी, क्योंकि उसे पता था कि अगर रत्न पूरी तरह टूट गया तो उसका हजारों साल पुराना सपना भी वहीं खत्म हो जाएगा। जैसे ही निक उसे फिर से तोड़ने वाला था, अमानेट चीख उठी और उसे रोकने लगी। उसने कहा कि अगर यह पत्थर टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा, न वह भगवान बन पाएगा और न ही किसी मरे हुए इंसान को वापस ला पाएगा। मरे हुए को वापस लाना, बस यही शब्द निक के दिमाग में अटक गए। उसकी नजर तुरंत जेनी की लाश पर गई और उसी पल उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उसने खंजर अमानेट की तरफ बढ़ाया जैसे उसे देना चाहता हो, लेकिन जैसे ही अमानेट ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, निक ने वही खंजर अपने ही सीने में उतार लिया। आखिरी बलि पूरी हो चुकी थी। अगले ही पल उसका शरीर बिजली के झटकों की तरह कांपने लगा। लाल रत्न की सारी काली ताकत उसके अंदर समाने लगी। पत्थर फीका पड़ गया और निक की आंखें भी अमानेट की तरह डरावनी हो गईं। अब निक सिर्फ इंसान नहीं रहा था, वह खुद मौत की ताकत का रूप बन चुका था। रस्म पूरी होते ही उसने उस जादुई खंजर को ऐसे तोड़ दिया जैसे वह कोई तिनका हो। फिर वह धीरे धीरे अमानेट की तरफ बढ़ा। अमानेट को लगा कि अब उसका देवता और उसका चुना हुआ साथी उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन निक की नजर जेनी पर थी। उसके अंदर का इंसान अभी पूरी तरह मरा नहीं था। एक तरफ शैतानी ताकत थी और दूसरी तरफ जेनी के लिए उसका प्यार। उसी पल उसके अंदर एक भयंकर जंग शुरू हो गई। निक ने यहाँ एक चालाकी भी की थी। खंजर अपने सीने में उतारने से ठीक पहले उसने रत्न को कमजोर कर दिया था, इसलिए मौत के देवता की पकड़ उस पर पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई। अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से निक ने उस अंधेरी ताकत को अपने अंदर ही बांध लिया। अब वह दो हिस्सों में बंटा हुआ एक खतरनाक इंसान बन चुका था। अमानेट अब भी यही समझ रही थी कि निक अब उसके साथ मिलकर दुनिया पर राज करेगा। वह उसके करीब आई, लेकिन उसे प्यार नहीं। निक का ऐसा वार मिला जिसमें खुद मौत की ताकत भरी हुई थी। अब निक किसी आम इंसान की तरह नहीं लड़ रहा था। उसने अमानेट को दबोच लिया और उसी वेदी पर उसे वही मौत का चुंबन दे दिया जो वह दूसरों को देती आई थी। निक ने उसकी सारी जादुई ताकत सोख ली और देखते ही देखते वह घमंडी राजकुमारी फिर से सूखी हुई डरावनी लाश में बदल गई। इसके बाद निक घुटनों के बल जेनी के पास बैठ गया। अब उसके अंदर देवता जैसी रूहानी ताकत थी। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति जुटाई और ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा मकबरा कांप उठा। अगले ही पल चमत्कार हो गया। जेनी की आंखें खुल गईं और उसकी सांसें लौट आईं। निक ने उसे मौत के मुंह से खींचकर वापस ला दिया था, लेकिन अब निक बदल चुका था। उसके शरीर पर मौत का साया था और उसकी आंखों में पहले वाली इंसानी रोशनी नहीं बची थी। वह जानता था कि अगर वह जेनी के साथ रहा तो उसकी काली ताकतें किसी दिन उसे भी बर्बाद कर देंगी। दुनिया भी उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। लोग उसे पकड़कर किसी लैब में बंद कर देंगे। जेनी रोती रही, उसे रोकती रही, लेकिन निक ने पत्थर दिल करके उसे वहीं छोड़ दिया। बचाव दल के पहुंचने से पहले ही वह अंधेरी सुरंगों में एक साए की तरह गायब हो गया। उसने दुनिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। उधर लैब में डॉक्टर जेकिल ने अमानेट की सूखी हुई लाश को फिर से ताबूत में बंद करवा दिया और दोबारा पारे से भर दिया। वह जानता था कि ये सिर्फ थोड़े समय की राहत है। अगर इस श्राप का असली इलाज नहीं मिला तो अमानेट फिर कभी भी पहले से ज्यादा खतरनाक होकर लौट सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। निक शहरों की भीड़ छोड़कर मिस्र के तपते रेगिस्तान में पहुंच गया। वहां उसने अपनी नई ताकतों से अपने पुराने साथी विल को फिर से जिंदा कर दिया। अब निक और विल पश्चिम की तरफ निकल पड़े थे, एक ऐसे सफर पर जहां शायद इस श्राप का तोड़ मिल सके। निक के पास अब बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह फिर से इंसान बनना। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।